स्वागत, अभिनंदन। जीआर स्टडी हब में मैं रामनिवास बिश्नोई आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब मस्त, तंदुरुस्त, जबरदस्त होंगे और एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नए संचार के साथ अपनी रीट की तैयारी कर रहे होंगे। रीट के बारे में दो पंक्तियां, काफ़ी दिनों बाद रीट ने बहुत ललचाया, बहुत हमें तड़पाया। रीट कुछ इस कदर, कभी वफाई तो कभी बेवफाई, कभी मंत्री जी का बयान, कभी मुख्यमंत्री जी का बयान, ऐसा करते करते रीट जो 2019 की थी वो 2020 में आई, 2020 से 21 में जा रही है और अब उसकी तिथि भी फिक्स हुई है। तो मैं रीट की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में अच्छे ढंग से लगे रहें। रीट के लिए दो पंक्तियां के ए जिंदगी इस युग का तुझे मिला है एक नया आसरा। ये जिंदगी तुझे मिला है इस युग का एक नया आसरा, को वो कोई और नहीं शिक्षा विभाग का मंत्री है और उस आसरे का नाम है डोटासरा। उस आसरे का नाम है डोटासरा। छोड़ ना देना साथ, करना नहीं मुझको चीट, कि छोड़ न देना साथ, करना नहीं मुझको चीट, क्योंकि तू मेरा ख्वाब है, तू ही मेरा सपना है और नाम है तेरा रीट, नाम है तेरा रीट। भले ही खेलते क्रिकेट मैच में मैं किसी बॉलिंग से, किसी स्विंग से हो जाऊं बीट, बॉलिंग या स्विंग से हो जाऊं बीट, लेकिन तू साथ देना मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी रीट। बरसा देना मुझ पर अपना प्यार बेशुमार, बरसा देना मुझ पर अपना प्यार बेशुमार और निकलवा देना मेरी एक शीट, वाहे मेरी रीट, वाहे मेरी रीट। चलो आज हम शुरुआत अपनी करते हैं। पिछली बार हमने संधि पढ़ी हिंदी विषय के अंदर और हिंदी में 30 सवाल आते हैं। उन 30 सवाल में शिक्षण विधियां और प्लस व्याकरण, जिसका व्याकरण तकड़ा है और जिसने शिक्षण विधियां समझ ली उसके लिए हिंदी आपका बेड़ा पार लगाने में आपका पूर्ण सहयोग करेगी। तो इसमें संधि पढ़ी और आज पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। तो चलिए देखते हैं समास। समास शब्द है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? एक सम है तो दूसरा कौन सा है? आस है। सम धन आस, समास। ये संधि नहीं है, ये संयोग है। ये क्या है? संयोग है। अब इसमें क्या होता है? सम का मतलब होता है निकट, निकट या पास में, नजदीक, और आस का मतलब होता है बैठना। आस धातु से ही आसन शब्द बनता है। अपन किसी भी आसन में बैठते हैं तो वो आसन इसी आस से बना है। तो निकट बैठना, जब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद एक दूसरे के निकट बैठ जाएं, एक दूसरे के निकट बैठ जाए, मतलब क्या हुआ कि यानी दो शब्दों का परस्पर मेल हो जाए, दो पदों या दो शब्दों का क्या हो जाए? मेल। दो शब्दों का मेल हो जाए, वहां क्या होता है? उसे समास कहते हैं। वह समास होता है आपका। जैसे दो शब्द है माता पिता, माता और पिता, इनका विग्रह हुआ तो माता और पिता, और एक साथ लिख दिया तो माता पिता। कोई और भी शब्द हो गया, यथागति, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, गति के अनुसार, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, इस प्रकार। तो इसमें दो या दो से अधिक पद एक दूसरे के निकट बैठ जाएं, दो पदों यानी अर्थात इसका मतलब यह हुआ दो पदों या दो शब्दों का जो मेल है वो हमें क्या कहलाता है? समास कहलाता है। वो हमें यह दर्शाता है कि इस शब्द में समास है। चलो अब हम यहां पे समास के बारे में जानकारी लेंगे। अब एक चीज और होगी, ये शब्दों का मेल है, पदों का मेल है, लेकिन संधि अलग है। अब संधि और समास में फर्क क्या चीज है? आप इसे एक बार देख लो कि भाई दो या दो से अधिक पद जब एक दूसरे के निकट बैठ जाए, कहने का मतलब यह है कि दो पदों का मेल हो जाए, दो शब्दों का मेल हो जाए, उस सिचुएशन को अपन क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समास।
तो यह हमारा हुआ समास। अब समास और संधि में कुछ अंतर होता है, वो क्या है वो अभी देखते हैं अपन। समास और संधि में अंतर, फर्क। अपन कहते हैं ना कोई भी चीज में फर्क क्या होता है। अब संधि और समास में क्या अंतर होगा, तो समास क्या है, अभी अपन ने पढ़ा है समास है वो दो शब्दों का मेल है या पदों का मेल है, ठीक है। लेकिन संधि क्या है, संधि केवल दो वर्णों का मेल है, दो वर्णों का मेल। संधि है वो आपकी क्या है, दो वर्णों का मेल है। समास और संधि में अंतर के दो शब्दों और पदों का मेल हो जाए तो वह समास है, और जब दो वर्णों का मेल हो जाए तो वह संधि है। अब इसको आप समझ सकते हैं, जैसे अपन शब्द लेते हैं हिम धन आल्य, इसमें दो वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं, इसका अ और इसका आ जुड़ रहा है, इसीलिए यह हिमालय हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इस तरफ अपन ने ले लिया, इसमें यह चीज होगी क्या कि जैसे माता पिता, माता पिता के शब्द से इस एक ये जो सूचक शब्द का चिन्ह है इसके द्वारा या और का लोप हो जाता है यहां पर, और उसके द्वारा माता पिता शब्द आपस में जुड़ गए और इसका विग्रह करते हैं तो बनता है माता अलग है, माता और पिता। ये शब्दों का मेल था, मतलब इसमें समास है। कौन सा समास है, समास का एक भाग आएगा आगे, द्वंद्व समास, ये उसी का रूप है। द्वंद्व समास का भी पहला समार द्वंद्व ना होकर के विकल्पिक द्वंद्व भी नहीं होगा, इतरेतर द्वंद्व होगा, वो इसमें आएगा माता और पिता में। तो समास और संधि का अंतर अब आप सबको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे चलते हैं, समास के रूपों के बारे में जानते हैं, समास के भागों के बारे में जानते हैं, समास के प्रकारों के बारे में जानते हैं, समास के भेदों के बारे में जानते हैं। आखिर समास क्या है, इस समास के बारे में ही कुछ जानते हैं। अब चलो समास के बारे में क्या, अब देखो पहला समास समास है, उसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी कि इसमें पदों का मेल होता है, अपन ने पढ़ा जैसे शब्दों का मेल होता है। अब इसका प्रकारों का विभाजन कैसे होगा, विभाजन इस प्रकार होगा कि उसमें अपन जब देखेंगे कि समास के प्रकार, तो समास के प्रकार किसके आधार पर होंगे, समास के प्रकार है वो पद प्रधानता के आधार पे होंगे। किस आधार पे होंगे, पद प्रधानता के आधार पर। अब पद प्रधानता कैसे, ये पद प्रधानता कहां से आ गई बीच में, तो समास है वो दो पदों का मेल है, आपको बताया दो या तीन पदों का, दो से अधिक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई शब्द हो। तो इसमें क्या हुआ, दो पदों का मेल होता है। तो दो पद कौन कौन से, एक तो हो गया पूर्व पद, जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा पद है उसे पर पद या फिर उत्तर पद भी कहा जाता है। पर पद और उत्तर पद कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पर पद और उत्तर पद। अब इसमें क्या होता है, पद की प्रधानता, किसी में पहला पद प्रधान होता है, कोई ऐसा है जिसमें पहला पद प्रधान, कोई ऐसा है जिसमें दूसरा पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। कोई समास ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों पद ही प्रधान, और कोई समास ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों पद है वो गौण हो जाएंगे, दोनों पद गौण, और कोई तीसरा ही पद प्रधान या अन्य पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है ना। प्रधानता के आधार पर पहला पद प्रधान, दूसरा पद, दोनों पद प्रधान या दोनों पद गौण, उस आधार पर। तो इस आधार पर जैसे चार सिचुएशन बन रही है, तो इन्हीं चार सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपके चार प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के समास होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। चलो चार प्रकार के समास अब अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार इसे देख लो। पद प्रधान, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान या दोनों पद गौण, ये सिचुएशन आएगी, उसके आधार पे हमारे समासों का है वो विभाजन हो रहा है। और समास कितने प्रकार के होते हैं, समास हमारे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। अब चार प्रकार, समास के प्रकार कितने हैं, चार, चार प्रकार है। कितने प्रकार है, चार प्रकार। अब चार प्रकार है, चार प्रकारों में पहला अव्ययी भाव समास। अब इसके चार प्रकार कौन से मैं आपको बता दूं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास,
और बहुव्रीहि समास। आप कहेंगे क्रमधारय कहां गया और द्विगु समास कहां गया, तो क्रमधारय समास और द्विगु समास में भी वही सिचुएशन होती है जो तत्पुरुष की होती है, और तत्पुरुष के ही दो भाग है। तत्पुरुष समास 7 प्रकार का होता है और उसके 7 प्रकारों में क्रमधारय और द्विगु सम्मिलित होते हैं, जिसमें कारक लोप, एक में कारक का लोप होता है, कारक लुप्त तत्पुरुष हो जाएगा, और एक क्रमधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा, एक द्विगु तत्पुरुष हो जाएगा, एक नए तत्पुरुष हो जाएगा, एक लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा, एक अलुप्त तत्पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार टोटल इसके कितने 7 प्रकार है तत्पुरुष के। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। क्या पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा, यह भी पद प्रधानता के आधार पर ही है। तो अव्ययी भाव समास होता है हमारा, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद है वो हमेशा प्रधान होता है। और वो भी कैसे होता है? इसमें एक सिस्टम होता है कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद है वो प्रधान रहेगा और दूसरा है वो क्या होगा? गौण होगा। यहां दूसरे की विशेषता बताई जो भी बात है, जैसे कि इसमें प्रथम पद प्रधान, ठीक है ना। अब इसमें प्रथम पद प्रधान हो गया और अव्ययी भाव जैसा इसका नाम है, इसमें अव्यय का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसका रोल महत्वपूर्ण होता है? अव्यय का रोल महत्वपूर्ण होता है। अब अव्यय का कैसे होगा? इसमें पहला पद प्रधान हो गया, एक सिचुएशन ये होगी इसकी, और दूसरी ये हुई कि इसके अंदर अव्यय शब्दों का पूर्ण उपयोग होता है और अव्यय के आधार पे ही ये आते हैं सामने। जैसे इसमें अव्यय शब्द होगा, पहला पद होगा वो। उपसर्ग युक्त शब्द भी इसमें आएगा, उपसर्ग युक्त हो गया। और तीसरा हमारा 3 इसके ये हो गए, और चौथा इसमें ये है कि पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं। कौन से? पुनरावृत्ति, बार बार, जैसे रातों रात, चलो चले, या चला चल, ये जो भी शब्द होते हैं उसमें पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी किस में आएंगे? हमारे अव्ययी भाव समास में आएंगे। इसके उदाहरणों में देखें तो एक बात और, इसमें जब अपन समास का विग्रह करते हैं ना, तो समास विग्रह में एक चीज अपन को हमेशा नोट करनी है और ध्यान देने योग्य चीज यह है कि जब भी आप समास का विग्रह करो, मैं केवल इस अव्ययी भाव समास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समास की बात कर रहा हूं, संपूर्ण समास, उसके चारों भाग। समास विग्रह में हमेशा मूल शब्द काम में लेना है। क्या करना है? मूल शब्द काम में लेना है। किसी भी समास को अगर आप उसका रूप तोड़ रहे हैं या विग्रह कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप मूल शब्द प्रयोग लोगे, उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं लोगे। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द लेते हो, इसका मतलब आपका समास विग्रह है वो गलत है। अब इसमें मूल शब्द जब पूरी रूप से उपयोग लोगे, जो जिसे भी तोड़ोगे, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, ऐसा ना कर दे मात्र और पितृ, वो गलत हो जाएगा। मातृ आज्ञा, अब मातृ आज्ञा है तो उसमें ये लिखेंगे मातृ की आज्ञा, मातृ की आज्ञा, ऐसा नहीं लिखेंगे माता की आज्ञा। माता की आज्ञा लिखोगे तो क्या होगा? वो उसका समानार्थी शब्द हो गया मातृ का। तो अपन को मातृ की आज्ञा ये ही लिखना है। ये चीज थी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप नोट करना। समास विग्रह में मूल शब्द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? मूल शब्द का ही प्रयोग करना है। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, कैसा शब्द? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है वो काम में नहीं लेना है। इस बात को स्पष्ट ध्यान रखें, इसे उपयोग में नहीं लेना, ठीक है ना। अब इसमें अपन देखेंगे अव्ययी भाव समास के विग्रह के नियम। विग्रह के नियम है जिसमें एक बार आप इस चीज को विशेष रूप से नोट कर लेना। अब देखो इसमें पहला नियम विग्रह के नियम, ये अव्ययी भाव की बात हो रही है, ध्यान रखना।
अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें विग्रह के जो नियम है वो अपन को काम में लेने। विग्रह के नियम कौन कौन से? पहला नियम यह है कि अगर कोई आ उपसर्ग से शब्द बन रहा है और उसका विग्रह करना है, आ उपसर्ग वाले शब्द का विग्रह कर, तो जब विग्रह करो तो क्या करना है, तो यही चीज ध्यान में रखनी है कि आ उपसर्ग वाला शब्द है और उसका विग्रह कर रहे हो तो शब्द के विग्रह के अंत में, शब्द के विग्रह के अंत में तक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? तक। जैसे अब उदाहरण के तौर पे आप इसे समझोगे, जैसे आजीवन, ठीक है, इसका मतलब हो गया जीवन तक, या जीवन भर भी हो सकता है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। जीवन तक, जीवन तक मतलब जीवन रहने तक। अब जैसे आजन, जन्म तक, और इसका यह भी होता है जन्म से, ठीक है, आजन्म हो गया। और आजानु बाहु, बाहु और जानू, बाहु से जानू तक। ये जानू वो वाली नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, ये जानू का मतलब है घुटना, वो जानू अलग है, ये घुटना है। बाहु से लेकर के यानी कि भुजा से लेकर के घुटने तक, आ जानू बाहु, बाहु से जानू तक, आ जानू बाहु। ये अर्थ मत निकाल लेना आ जानू बाहु, आ जानू और बाहु में आ जाए, ऐसे नहीं। आ जानू बाहु मतलब बाहु से जानू तक या घुटना तक। तो ये आपके इसके उदाहरण हो गए। आ उपसर्ग वाले शब्द का विग्रह करो तो शब्द के विग्रह के अंत में क्या शब्द लिखना है आपको? तक लिखना है। जैसे आकंठ, तो आपका हो जाएगा कंठ तक, ठीक है ना। आ उपसर्ग वाले शब्द विग्रह करो तो शब्द के विग्रह के अंत में तक शब्द लिखना है। इस बात का आपको स्पष्ट ध्यान रखना है। आमरण हो, मरण तक, आ जन्म था, जन्म तक मतलब जन्म तक या जन्म से, आजीवन, जीवन रहने तक, ये सारी चीजें। आ उपसर्ग वाले शब्द का विग्रह करो तो शब्द के विग्रह के अंत में क्या लिखते हैं? आकंठ, सॉरी तक वगैरह लिखते हैं, जैसे आकंठ, कंठ तक। अब इसका दूसरा रूप, दूसरा नियम। पहले इस नियम की एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आ उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करो तो अंत में त लिख देना, तक लिख देना। केवल त लिखने से कुछ नहीं होगा और विग्रह का स्पष्ट अपन को ध्यान भी रखना है। अब इसमें ये चीज हो गई कि इसका दूसरा नियम, दूसरे नियम में भी ये उपसर्गों वाला ही शब्द है, बे, नी, निर, निस। अब इसमें कौन कौन से हैं? बे, नी, ना, निर, निस। दूसरा नियम यह कहता है जिन शब्दों में बे, नी, निर, दुस, सॉरी दुस, दुर नहीं, दुर आदि उपसर्ग होते हैं ना, दुर इसमें नहीं होगा, वो तो दुर्गम वाले में चला जाएगा, कठिन। इसमें निर और एक हो जाएगा आपका निस। जिन शब्दों में बे, नी, निर और निस उपसर्ग लगे हो, उनका जब आप उपसर्ग लगे हो तब विग्रह करते वक्त क्या करना है? उसका विग्रह करते समय शब्द के अंत में रहित लिखना है। किसका प्रयोग करना है? रहित का प्रयोग करना है। या शुरुआत में बिना का प्रयोग करना है।
उपसर्ग लगे हो तब विग्रह करते समय क्या करना चाहिए? जिन शब्दों में बे उपसर्ग लगा है, बे, नी, निर, निस, न, ना, एक और है शब्द इसमें नी, और एक और था न, और एक ना। ये दो शब्द भी नी है क्योंकि नी जो मना के अर्थ में है, तो न ना भी इसके साथ में ही है। तो बे, नी, निर, निस, न और ना इन उपसर्ग लगे शब्द है, तो उनको जब आप तोड़ोगे, उनका विग्रह करोगे, उसमें अंत में या तो रहित लिख दो या तो रहित लिखो। एक ऑप्शन ये भी है, अगर किसी में रहित सही सेट नहीं हो रहा तो उसके शुरुआत में बिना लिख दो। अब जैसे इसके उदाहरणों के तौर पे एक शब्द लिखा मैंने नीडर। अब नीडर का दोनों हो जाएगा, आप शुरुआत वाला लिखो तो बिना डर के, और या फिर डर से रहित। ठीक है ना। अब एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे बेनजर। तो बिना नजर के, नजर बोला तो दृष्टि, बिना नजर के या फिर नजर से रहित। उसी प्रकार और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे चैन रहित, बेचैन। चैन से रहित लिखो या तो, और या लिखो बिना चैन के। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जैसे कई चीज डबल आ रही बिना डर के सर दोनों आगे, बिना डर के और डर से रहित, तो क्या होगा? आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एजेंसी या जो विभाग, जो बोर्ड इस परीक्षा को आयोजित करवा रहा है, उसके पास हमसे बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी, जिन्हें कहेंगे अपन विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट होते हैं। वो स्पेशलिस्ट ऐसी चीजें नहीं डालेंगे। अगर उन्होंने दोनों में, जैसे नीडर का समास वगैरह क्या होगा, ए ऑप्शन में लिखा बिना डर के, बे ऑप्शन में लिख दिया डर से रहित, तो आप घबराइए मत। तीसरा ऑप्शन ये होगा, अ और बे दोनों, या तो दोनों लिखेंगे, नहीं दोनों लिखेंगे, तीसरा ऑप्शन वो होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो प्रश्न अपने आप कोर्ट में चला जाएगा। आपको किसी भी संशय में नहीं रहना है, संशय रहित होकर, संशय मुक्त होकर अपने एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि आपको आपका मतलब जो पावर, आपकी एनर्जी, आपके दिमाग की शक्ति, आपका ज्ञान है, वो अच्छी तरह से अपने पेपर के अंदर उसका परिमार्जन किया जा सके, उसको पेपर में परोसा जा सके। ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। अब जैसे बेवफा, आहा, बेवफा, सच बताना कितने लोगों की आहा निकली? बेवफा शब्द ऐसा ही है, क्योंकि बेवफा, अब आज के जमाने में कुछ बेवफा शब्द किसके लिए उपयोग होता है वो सब जानते हैं, कि जब किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में अगर मोहब्बत पूरी नहीं होती है, अगर प्यार पूर्ण नहीं होता है, तो दोनों प्यार के पंछी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे से विदा हो जाते हैं, और कुछ अनहोनी घटनाएं भी देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यार किससे करो? प्यार उससे करो जो प्यार को निभाना जानता हो। प्यार निभाना कौन जानता है? आपकी माँ, आपके पिता। आपके पिता का प्यार आपने देखा, आपको डांटते हैं, खुद किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन आपके लिए हमेशा वो तत्पर रहते। कोई भी चीज लानी हो, आपके पापा आपको मना नहीं करेंगे। आपकी माता का प्यार तो असीम प्यार है। माता के प्यार में तो एक बहुत मतलब इतनी शानदार और दिव्य शक्ति होती है। उस दिव्य शक्ति, माँ का आशीर्वाद ले लो और माँ से प्यार और मोहब्बत करो बस। और दूसरी करनी है तो इस किताबों से करो। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं सिवा किताबों के, चारण सर की पंक्तियां हैं ये। तो इसमें बेवफा, बेवफा का मतलब है वफा से रहित। अपन पढ़ रहे थे समास, वफा से रहित, बिना वफा के। ये हमारे समास का इसका दूसरा नियम हो गया। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये अव्ययीभाव समास चल रहा है। अव्ययीभाव समास का जो तीसरा नियम है वो अपन को इससे आगे पढ़ना है। अव्ययीभाव समास दूसरा नियम, जिन शब्दों में बे, नी, निर, निस उपसर्ग लगे हो उनके शुरुआत में या तो बिना लिख दो और या अंत में रहित लिख दो। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो ना लो तो भी कुछ नहीं है,
टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर जितने ज्यादा करोगे उतना आपको ही फायदा होने वाला है। जितने ज्यादा उदाहरण सॉल्व करोगे उतनी आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा। तो चलो इसका तीसरा नियम यह कहता है अगर किसी शब्द में यथा लगाओ, क्या लगाओ? यथा शब्द से बने, यथा से बने जो शब्द होते हैं, यथा से बने शब्दों का जब विग्रह करें तब अंत में के अनुसार लिख दो, या तो अंत में के अनुसार लिखना है। क्या लिखना है? के अनुसार। कहीं के अनुसार नहीं जच रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना है? या शुरुआत में क्या लिखना है? जैसा या जैसी। शुरुआत में जैसा या जैसी वो लिंग के अनुसार लिख देना आप, ठीक है? जैसा और जैसी। अव्यय शब्द की एक इसमें इस समास का नाम है अव्ययीभाव समास। अव्यय वो शब्द होता है जो कहीं खर्च नहीं होता, किसी भी रंग, रूप, लिंग, आकार या किसी भी विकार, शब्द विकार में चला जाए, लेकिन अव्यय शब्द अपरिवर्तित रहता है। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना, अ उपसर्ग है व, मतलब अव जो कभी खर्च ना हो, वो क्या? अव्यय, ठीक है ना? अब जैसा जैसी लिख दे, ठीक है? शुरुआत में जैसा या जैसी लिखें। अब इसके उदाहरण लेते हैं। यथाशक्ति, तो क्या हो जाएगा? विग्रह शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जैसा संभव है। जैसे संभव के अनुसार नहीं लिखा था तो संभव के अनुसार ना लिख के संभावना के अनुसार लिखना पड़ता है। संभव और संभावना में फर्क होता है, मूल शब्द को अपन को तोड़ना नहीं है। तो जैसा संभव है। यथोचित, यथाधन उचित है, इसके अंदर गुण संधि है आपकी। अब यथोचित इस शब्द को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? उचित के अनुसार नहीं, जैसा उचित है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव जैसा संभव है, यथोचित जैसा उचित है। तो क्या हुआ? यथा से बने शब्द हैं, उन शब्दों को जब आप विग्रह करते हो तो उसके अंत में के अनुसार लिखना है, या फिर शुरुआत में जैसा जैसी ऐसा लिख देना, ठीक है? जैसे यथाक्रम शब्द है, एक ले लो, और उदाहरण देते हैं। यथाक्रम, जैसा क्रम है, इसके दोनों हो सकते हैं, क्रम के अनुसार। यह आपका इसका तीसरा नियम हो गया। उसके बाद इसके और आगे के नियम में देखते हैं अपन। जैसे प्रति उपसर्ग लगा हो, यह अव्ययीभाव समास का यह नियम एक बार देख लो इसे, कि यथा से बने शब्दों का विग्रह करें तब अंत में के अनुसार या शुरुआत में जैसा जैसी लिखें। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव जैसा संभव है, यथोचित जैसा उचित है, यथाक्रम जैसा क्रम या क्रम के अनुसार। अब इसका अपन आगे चौथा नियम पढ़ेंगे। अगर प्रति उपसर्ग लगा हो उस वक्त क्या करना चाहिए? प्रति उपसर्ग लगा हो तो एक तो यह करना होता है कि प्रति उपसर्ग लगा हो तो उसमें उसे या तो 2 बार लिख दो। नंबर 4, प्रति उपसर्ग युक्त शब्दों का विग्रह करो। शब्दों का विग्रह करने पर शब्द, कौन सा शब्द? मूल शब्द। मूल शब्द को 2 बार लिखो। इसमें भी अथवा है, टेंशन ना लेना। दूसरा ऑप्शन भी है, या मूल शब्द है उस शब्द के आगे आप क्या जोड़ दो? शब्द के आगे हर लिखें, ठीक है ना? अब इसमें प्रति, अगर प्रति का अर्थ आगे दूसरे अर्थ में आ जाए, जैसे प्रति एक बार तो अपन जैसे उपकार, उपकार के विपरीत प्रत्युपकार,
प्रति उपसर्ग वहां जुड़ गया, जब प्रति विलोमार्थक में आ जाए ना तो विलोमार्थक में आएगा तब ये नियम मेरे हिसाब से इसमें लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें वो उसका उल्टा अर्थ देना शुरू हो जाता है और उस वक्त उसकी सिचुएशन है या उसका जो समास विग्रह है वो क्या होगा, उससे अलग होगा। जैसे शब्द होता है प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, ठीक है। अब प्रतिबिंब ऐसे हो गया। उसी प्रकार प्रतिघात, घात के साथ घात या घात के बदले घात, किसी ने घात की तो घात के बदले अपन ने उसके साथ घात कर दिया, यूं प्रतिघात। प्रति उपकार, उपकार के बदले उपकार, किसी ने किसी का हमने उपकार किया तो किसी ने हमारा उपकार कर दिया, उपकार के बदले उपकार। प्रतिलिपि, अब जैसे एक शब्द और हो गया प्रतिलिपि शब्द है, वो तो नहीं है मतलब विलोमार्थक। प्रतिलिपि तो लिपि के समान लिपि, ये समानता का अर्थ दे रहा है, तो जो अर्थ दे रहा है वो शब्द उस साथ में प्रतिलिपि समानता का अर्थ दे रहा है, विपरीत अर्थ दे रहा है तो उसके बदले का अर्थ दे रहा है। और कोई जैसे मतलब किसी के साथ जाने का कर रहा है या किसी का और बिंब बनाना चाह रहा है, उसकी परछाई बन रहा है, जैसे प्रतिबिंब था तो बिंब का बिंब हो गया, उसी प्रकार, ठीक है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रतिदिन, ठीक है। अब इसका जब अपन विग्रह करेंगे तो क्या होगा, या तो लिख दो दिन दिन और या लिखो हर दिन, ठीक है। प्रतिपल, पल पल सिन सिन, प्रतिपल, प्रतिपल का जब विग्रह करोगे क्या होगा, या तो पल पल या हर पल। पल पल मुझे तड़पाती है तेरी यादें, पल पल मुझे तड़पाती है तेरी यादें, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के मेरे आजा मेरे मीत, मैं हर पल तेरा ही गाता रहूं गीत, मैं हर पल तेरा ही गाता रहूं गीत। पल पल या हर पल, ये साथ में नहीं होगा, ये तो हो जाए तो फिर वो हर या पल उसमें चला जाए अपने द्वंद्व समास, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिपल, और इसके उदाहरण देखें तो अपन जैसे प्रत्यंग, तो या तो हर अंग और या फिर अंग अंग, जो भी उचित हो वो लिखने, ठीक है ना। अब इसका अंतिम रूप अपन कर रहे हैं अव्ययीभाव समास का, और अव्ययीभाव समास का अंतिम रूप में यह तो था अपने इस उपसर्ग वाला शब्द प्रति उपसर्ग वाला। प्रति जब विलोमार्थक शब्द में आ जाए उसके भी आप एक दो उदाहरण समझ लीजिए। जब प्रति विलोमार्थक में आ जाए, प्रति का प्रयोग विलोमार्थ, विलोमार्थ को या समानार्थ को, तब ऊपर वाला चौथा नियम इस पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। उस वक्त क्या होगा, जैसे प्रतिबिंब, इसीलिए कहता हूं उदाहरण ज्यादा पढ़ो, क्योंकि समास के कुछ नियम बनाए, कुछ अब प्रतिबिंब शब्द है इसका तो नियम ही नहीं, प्रतिबिंब उसके अनुसार होना चाहिए, बिंब 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 नहीं होगा, हर बिंब भी नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रतिबिंब मतलब बिंब है और उसका भी प्रतिबिंब यानी कि उसकी फोटोकॉपी है, तो उसका क्या होगा, बिंब का बिंब, बिंब का बिंब। अब जैसे लिख दिया प्रतिघात, घात के बदले घात। प्रत्युपकार, यह से पहले आता था संधि कौन सी, यण, एको यणसी वाला सूत्र। प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार। क्या हुआ, उपकार के बदले उपकार। अब इसमें और शब्द जैसे प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, अब प्रतिलिपि कॉपी है तो लिपि के समान लिपि, कैसी लिपि, लिपि के समान लिपि। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बोर्ड है, मोबाइल आपको दिखा रहा है, तो ये इसकी एक प्रतिलिपि है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको कागज पे उतार ले तो वो इसकी एक और प्रतिलिपि हो जाएगी, ये प्रतिलिपि, ठीक है। अब इसमें कुछ पुनरावृत्ति वाले शब्द हो, तो पुनरावृत्ति वाले शब्द में क्या होगा, पहले एक बार इन्हें सब देख लीजिए।
इसमें अव्ययीभाव समास का ये जो अंतिम नियम, अंतिम जो अपने 4 नियम लिखे थे कि भाई पहला पद प्रधान अव्यय इसमें होता है, उपसर्ग शब्द भी इसमें होता है, और चौथा था पुनरावर्ती वाले शब्द। अब उस पुनरावर्ती जैसे मारा मारी शब्द है, पुनरावर्ती वाले शब्दों का जब विग्रह करेंगे तो वो उस शब्द की सिचुएशन के अनुसार है। जैसे मारा मारी, ठीक है। अब मारा मारी का विग्रह क्या होगा? मार मतलब मारा मारी 2 बार इसको अपन ने उपयोग में ले लिया, तो मारा मारी का मतलब है मार के बाद मार, डबल मार। भाई 2 बार मारा मारी आ गया तो मार के बाद मार। लूटम लूट, खुली लूटम लूट मचा रखी है। लूटम लूट क्या होगा? लूट के बाद एक और लूट, लूट के बाद लूट। और उदाहरण ले तो शाप शाफ, रातों रात, साफ साफ, यानी कि साफ के बाद साफ। अब इसका मतलब यह मत करना साफ के बाद सफाई, अपन को मूल शब्द तोड़ना नहीं है, साफ के बाद साफ। अगला इसमें शब्द रातों रात, रात ही रात में, क्या रात ही रात में, रातों रात कोई काम हो गया तो रात ही रात में, ठीक है। यहां पर हमारा जैसे इसमें कुछ और शब्द उदाहरण अगर अपन लेना चाहे तो मरणोपरांत है वगैरह और ले सकते हैं। जैसे मरणोपरांत, मरणोपरांत वैसे इस पुनरावर्ती वाले में नहीं है, लेकिन मरणोपरांत भी शब्द इसी का है, मरने के उपरांत। मरणोपरांत क्या हो गया? मरने के उपरांत। बाकायदा, कायदे के सहित, बाइज्जत, इज्जत के सहित, ये ऐसी चीजें हैं। ये भी इसीलिए कहता हूं उदाहरण ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जैसे बाकायदा क्या हो जाएगा? कायदे के सहित, बाइज्जत, इज्जत के सहित। तो यहां पर हमारा जो अव्ययीभाव समास है वो पूर्ण होता है, और इस अव्ययीभाव समास के साथ ही जब ये पूर्ण हो जा रहा है तो इसकी पूर्णता के साथ हम भी आपसे विदा लेने के इच्छुक हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भेजें, अपने मित्रों को भेजें, और जितना आप ज़्यादा इसे आगे भेजोगे उससे, वो मैंने कल ही बताई थी एक कक्षा में कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। इस सिचुएशन में अपन को क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है, यानी कि इस ज्ञान को आगे से आगे अपन को क्या करना है? फैलाना है। यह सब आपके हाथ में है। जीआर स्टडी हब हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शुक्रिया। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।